बीए भाग तृतीय में आपका स्वागत है। व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज का व्याख्यान हम जो फ़ोटो हमारे सामने लगी हुई थी बालकृष्ण भट्ट की, उन पर आज हम अध्ययन करेंगे। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बहुत ही महान व्यक्तित्व रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई तुरंत ही जो है हम इनको पढ़ लेंगे और हम जान लेंगे। तो आज हम बालकृष्ण भट्ट पर जो है चर्चा करेंगे कि बालकृष्ण भट्ट कौन रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट का सबसे पहले हम जानते हैं जन्म कब हुआ। 3 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ। पिता इनके पंडित वेणी प्रसाद जी थे और इनकी मृत्यु या इनका देहावसान या इनका स्वर्गवास जो है वो 20 जुलाई 1914 को हुआ। तो हमारी आज़ादी से पहले ही इनका निधन भी हो गया था। जन्मभूमि इलाहाबाद रही है, जो कि भारत के लिहाज से एक बहुत बड़ा स्थान माना जाता है। धार्मिक तौर पर भी, राजनीतिक रूप से भी, हर तरह से भारत का ये ख़ास तौर से स्वतंत्रता से पूर्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इसी इलाहाबाद से जवाहरलाल नेहरू का नाम भी जुड़ा हुआ है और भी बड़े बड़े नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब है कि ये सब होने के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या क्या गुजरा, वो हम यहाँ थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ये खाली जो है निबंधकार ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने निबंध आ रहा है, बल्कि निबंधकार होने के साथ साथ ये एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक भी थे जो कि हम सबको प्रभावित करने के साथ साथ अपने समय के लोगों को भी बहुत अधिक प्रभावित करता रहा है। और इसमें मैं नाम लूँगा पंडित मदन मोहन मालवीय और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे लोग भी इनके शिष्य हुआ करते थे। एक तरह से उनको शिष्य ही माना जाता है। तो ये जो है भट्ट ब्राह्मण समुदाय में पैदा हुए थे और इसके बाद इनका जो है पिताजी का नाम हम जान ही चुके हैं। इन्होंने 10वीं तक की शिक्षा तो स्कूल से प्राप्त की और तत्पश्चात संस्कृत का अध्ययन इन्होंने घर पे रहकर ही किया। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषाओं का भी इनको अच्छा ज्ञान हो गया था, क्योंकि इनकी रुचि थी पढ़ने पढ़ाने में। तो निश्चित रूप से इसमें ये आगे बढ़े और सफल भी रहे। इन्होंने कुछ समय तक व्यापार भी किया। कैथ पाठशाला संस्कृत में जो है अध्यापक के रूप में भी कार्य किया, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा। पढ़ते समय एक मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ मिशनरियों के कारण इनका वहाँ मतभेद हुआ और वहाँ से भी छोड़ दिया। कलकत्ता भी कार्य के लिए गए, लेकिन वहाँ से भी जल्दी ही वापस आ गए। और फिर इन्होंने अंत में आकर के संस्कृत और हिंदी पढ़ाने का कार्य ही अंत तक किया। और उस समय भारतेंदु जी से प्रभावित होकर के इन्होंने जो है संस्था बनाई और उस संस्था के अधीन ही हिंदी प्रदीप नामक एक पत्र चालू रखा या चालू किया। उस पत्र को चूँकि ऐसे निबंध उसमें लिखे गए, ऐसी रचनाएं उसमें आई कि अंग्रेज़ सरकार को वो खटकने लग गया। हालांकि इन्होंने 32 वर्षों तक अत्यंत संघर्ष करते हुए, बेहद कठिन दौर से गुजरते हुए भी इसको चलाया। लेकिन जब उन पर 3000 रुपये का जुर्माना किया गया तो इतना चुकाना इनके वश का नहीं था। और दूसरा, चुकाना अंग्रेज़ सरकार की स्वीकार्यता थी, अंग्रेज़ सरकार को स्वीकार करना था, जो कि इनको बिल्कुल ही मंजूर नहीं था। तो इन्होंने इस अखबार को ही बंद कर दिया। तो इस अखबार के माध्यम से, इस पत्रिका के माध्यम से, अखबार नहीं पत्रिका के माध्यम से, जिसका नाम हिंदी प्रदीप था, ये सामान्य ज्ञान के लिहाज से भी आप ध्यान रखिए कि बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का नाम, जिसने हिंदी की सेवा की, जिसके कारण बालकृष्ण भट्ट का नाम हुआ, या भारतेंदु युग के समय की मुख्य पत्रिकाओं में से ये पत्रिका मानी जाती है। इन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा जो थी काशी की, उसमें
रहते हुए भी हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। हिंदी शब्द सागर नागरिक प्रचारण सभा ने निकाला था, उसका संपादन कार्य भी इन्होंने किया, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े लोगों ने इनके साथ काम किया था। इनका जन्म एक स्थान पर लिखा है प्रयाग में हुआ, तो प्रयाग और इलाहाबाद दोनों एक ही जगहों का नाम है। यदि हम राजनीतिक या सामान्य व्यावसायिक दृष्टि से नाम लेते हैं तो इलाहाबाद कहेंगे, और यदि धार्मिक दृष्टि से बात करते हैं तो इसका नाम प्रयाग लिया जाता है। अब है इनका पारिवारिक जीवन कैसे रहा। इनकी शादी हुई और उस शादी में इनकी जिस लड़की से विवाह हुआ था वो लड़की इनसे अधिक पढ़ी लिखी और विदुषी थी। इस कारण से वैवाहिक जीवन के पश्चात इनकी पत्नी का इन पर काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा और लेखन कार्य पर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मिशनरियों से जो ईसाई मिशनरी स्कूल कौन सी है जहाँ ईसाई लोग पढ़ाते हैं, तो वहाँ उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया बाद में। और उसके बाद जो है ये अपने जिस क्षेत्र में भी गए वहाँ इन्होंने अपने जो नियम बना रखे थे, जीवन मूल्य जो इन्होंने तय कर रखे थे, इन जीवन मूल्यों पर रहते हुए ही इन्होंने अपने कार्य को, अपने जीवन को आगे बढ़ाया। धार्मिक व्यक्तित्व लिए हुए थे, इसलिए धार्मिक मान्यताओं के कारण ये मिशनरियों के भी और जो है उनकी मान्यताओं से भी इनका थे। और यहाँ तक कि इन्होंने जिस संस्कृत विद्यालय में अध्यापक के रूप में काम किया था वहाँ भी इनको त्यागपत्र देना पड़ा, या वहाँ से भी ये त्यागपत्र दे करके छोड़ करके आ गए थे। लेकिन इसके साथ साथ एक और इनकी विशेषता थी कि इन्होंने व्यापार भी किया, परंतु व्यापार में ऐसे व्यक्ति की रुचि नहीं हो सकती, ये हम सब जानते हैं। और इन्होंने चूँकि इनकी रुचि साहित्य में थी तो इन्होंने साहित्य को अपना क्षेत्र बनाया और इसमें उन्होंने काफ़ी सेवा की और याजीवन ये साहित्य की सेवा करते रहे। अब कार्य क्षेत्र का जहाँ तक सवाल आता है, हल्की सी चर्चा तो हम ऊपर कर चुके हैं। हिंदी प्रचार के लिए 1933 में इन्होंने, मैंने जब संस्था का नाम पहले लिया, नाम नहीं लिया था बल्कि बताया था, हिंदी वर्धिनी नामक एक संस्था की स्थापना की थी, हिंदी वर्धिनी नामक। और उसी के अंतर्गत मैंने कहा था कि हिंदी प्रदीप नामक ये जो हमारा पत्र कहते हैं हम, जिसका नाम लिया था, वो चलाते रहे। और इनको जो है इनके जो निबंध थे वो भी मौलिक ही रहे। इसके अलावा इन्होंने कुछ अनुदित निबंध भी लिखे, अनुदित रचनाएं भी इनकी रही और इनका नाम हमेशा हिंदी में, हिंदी साहित्य में अग्रगण्य रूप से लिया जा सकता है। अत्यंत व्यस्त होते हुए भी इन्होंने जो है कुछ रचनाएं जैसे 100 अजान एक सुजान, रेल का विकट खेल, नूतन ब्रह्मचारी, बाल विवाह, भाग्य की परख इत्यादि जो है पुस्तकें छोटी मोटी लिखी। और इसके अलावा कुछ नाटक, कुछ कहानियाँ, कुछ उपन्यास भी इनके द्वारा लिखी गई। इनमें से हम कुछ प्रमुख रचनाओं को यदि लेते हैं जो कि इनकी कृतित्व के अंतर्गत हम ले सकते हैं। ऊपर व्यक्तित्व का अध्ययन किया था, अब ये कृतित्व है। इन्होंने निबंध लिखे, उपन्यास लिखे, मौलिक नाटक भी लिखे और अनुवाद भी लिखे। निबंध संग्रह में साहित्य सुमन और भट्ट और नीलबंध माला और इसके अलावा आत्मनिर्भरता, ये 3 निबंध संग्रह इनके मुख्य रूप से मिलते हैं। उपन्यास में इनके नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और एक सुजान तथा तीसरा रहस्य कथा नामक उपन्यास इन्होंने लिखे। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान और रहस्य कथा नामक 3 उपन्यास इनके द्वारा प्रमुख तौर पर लिखे गए। मौलिक नाटकों में इनके आते हैं दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन और इसके अलावा रेल का विकट खेल, जो मैंने ऊपर नाम लिया है वो रेल का विकट खेल इत्यादि जो है मौलिक नाटक इनके द्वारा लिखे गए। इसके अलावा इन्होंने कुछ अनुवाद भी किए। आपको जब जीवनी के बारे में मैंने बताया था तो ये कहा था कि बंगाल भी गए थे, तो बंगाल गए थे तो बंगाल का प्रभाव पड़े बिना इन पर नहीं रहा, या वहाँ इन्होंने शायद बंगाली भी कुछ सीख ली होगी, क्योंकि थे उसी क्षेत्र के, बिहार के आसपास के, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कहीं थे। तो इनकी भाषा पर भी ये असर हमको आगे दिखाई दे जाएगा इनके निबंधों में और में। तो भट्ट जी ने बंगला तथा संस्कृत के नाटकों के हिंदी में अनुवाद भी किए। उन अनुवादों में प्रमुख नाम हम कह सकते हैं वेणी संहार, मृच्छकटिक और पद्मावती आदि प्रमुख रूप से हम जान सकते हैं। अब है इनकी भाषा पर चर्चा।
तो सबसे पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि भाषा में इनका स्थान क्या था। हिंदी भाषा में इनका स्थान उच्च श्रेणी के लेखकों में लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो काफ़ी परिष्कृत भाषा थी। अपरिपक्व भाषा का प्रयोग इन्होंने, जबकि इनके साथ के जो कई लेखक थे उनके भाषाओं में जो है शुद्धता नहीं मिलती, लेकिन इनकी भाषाओं में शुद्धता हमें मिलती थी, जैसे कि द्वितीय युग के निबंधों में मिला करती थी, वैसी शुद्धता इनके निबंधों में हमको प्राप्त होती है। कारण था कि इन्होंने यथासिद्ध या यथाचित हिंदी और हिंदी में भी शुद्ध हिंदी का प्रयोग करने का प्रयास किया और भावों के अनुकूल, अब ये भट्ट जी की जो रचना है उसकी विशेषताओं के अंतर्गत आ जाइए, तो भावों के अनुकूल ही इन्होंने शब्दों का चयन किया। तो इसमें चयन करने में ये बड़े सावधान रहते थे और ऐसे शब्दों का चयन करते थे जो भाव होने चाहिए, उन भावों के अनुकूल वो भाषा प्रयोग करते थे। हाँ, आवश्यकता होने पर ये मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी कर लेते थे। हालांकि ये विशुद्ध हिंदी लिखने में विश्वास रखते थे, लेकिन यदि कहीं आवश्यक हुआ तो स्थानीय भाषा का प्रयोग भी कर लेते थे, या जैसे लोगों की बात करते थे उस तरह की भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। शुद्ध होते हुए भी इनकी भाषा में पूर्वीपन का प्रभाव हमको दिखाई दे जाता है, पूर्वी भाषा का प्रभाव दिखाई दे जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसी क्षेत्र के रहने वाले थी। तो बालकृष्ण भट्ट की भाषा को हम दो कोटियों में रख सकते हैं। पहली कोटि है तत्सम शब्दों से युक्त, पहले शब्द है, पहली जो भाषा है वो तो तत्सम शब्दों से युक्त है, और दूसरी जो है कोटि वो है जिसमें तत्सम शब्दों के साथ होने के बावजूद भी उनमें संस्कृत के अलावा, जैसे तत्कालीन समय में कुछ भाषाएं जो बोली जाती थी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, आंग्ल भाषा जिसे हम इंग्लिश के नाम से जानते हैं, उन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी इनके निबंधों में या इनकी रचनाओं में हमको मिल जाता है। ये ऐसा क्यों करते थे? उसका भी कारण है कि ये हिंदी की परिधि का विकास करना चाहते थे, हिंदी को सीमित नहीं रखना चाहते थे। कोई भी भाषा यदि कोई नई चीज़ ग्रहण नहीं करती है, नई चीज़ नहीं लाती है अपने भीतर, नई बातों को स्वीकार नहीं करती है, तो वो बढ़ नहीं सकती आगे। इन्होंने हिंदी की परिधि को विस्तारित करना, इसे अपनी भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्द भी यदि आवश्यक हुआ, तात्कालिक तौर पर उनकी आवश्यकता है, तो उनका प्रयोग भी जो कि चलन में थे, ये नहीं है कि चलन से बाहर के शब्दों का प्रयोग किया हो, आम जनता में, विद्वानों में जो शब्द बाहरी भाषाओं के चलन में थे उनका प्रयोग किया था। इसीलिए इनकी भाषा जीवंत थी और चित्ताकर्षक थी, चित्त को आकर्षित करने वाली इनकी भाषा थी। हालांकि हम कह सकते हैं कि पूर्वी भाषा का प्रयोग, लेकिन इसके कारण इनकी भाषा जो है रोचक भी हो गई थी और प्रवाहमयी भी हो गई थी। अब जो अगली बात आती है कि इन्होंने अपने इन रचनाओं में वर्ण्य विषय क्या लिए। विद्वान थे, भाषा पर अच्छी पकड़ थी, ये हमने ऊपर जान लिया, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने गंभीर विषयों पर भी निबंध लिखे, तो साथ साथ बिल्कुल सामान्य बातों पर भी निबंध लिखे। लेकिन उन सामान्य बातों पर निबंध होते हुए भी विचारों की विद्वता की कमी उनमें भी नहीं थी। जैसे भट्ट जी ने आँख, कान, नाक और बातचीत, ये बिल्कुल सामान्य चीज़ें, आम व्यक्ति के जीवन में ये चीज़ें होती ही होती है। हर व्यक्ति की आँख होती है, देखता है, नाक होती है, सूंघता है, कान होते हैं, सुनता है और बातचीत करता है। उन पर भी उनको विषय बनाते हुए भी निबंध लिखे। और जहाँ आत्मनिर्भरता, जो चारु चरित्र जैसे गंभीर विषयों पर भी इन्होंने आत्मनिर्भरता जो इन्होंने लिखा, चारु चरित्र जैसे भी लिखे, तो ऐसे गंभीर विषयों पर भी इन्होंने निबंध लिखे शीर्षक लेकर के। ये इनके निबंधों में सामाजिक और साहित्यिक विषय हमेशा विद्यमान रहते थे, उनको काम में लेते थे। और जैसे चंद्रोदय नामक जो एकांकी है या नाटक है, वो साहित्यिक निबंध है, वो साहित्यिक निबंधों के अंतर्गत रखा जा सकता है।
इन्होंने कुरीतियों को दूर करने के लिए भी निबंधों की रचना की। अपने निबंधों में उस समय जो तात्कालिक तौर पर कुरीतियाँ सामने थी, उन कुरीतियों को भी सामने ला करके उन्हें दूर करने का प्रयास किया। इस भट्ट जी के निबंधों में हमको सुरुचि संपन्नता मिल जाती है, अर्थात सुरुचिपूर्ण व्यक्तित्व थे इनका, व्यक्तित्व था। कल्पनाशीलता इनके निबंधों में मिल जाती है, बहुवर्णनशीलता भी इनके निबंधों में मिल जाती है। इन सब के साथ साथ हास्य और व्यंग्य के दर्शन भी इनके निबंधों में हमको हो जाते हैं। अब अगली बात आती है कि इन्होंने किस तरह की शैली का प्रयोग किया। इनकी शैलियों को हम दो कोटियों में रख सकते हैं। एक तो था परिचयात्मक शैली, जिसमें विषय का परिचय करके निबंध को लिखा जाता था। अब जैसे आँख, नाक, कान के पे जो निबंध लिखे गए वो क्या परिचयात्मक निबंध रहे हैं। और दूसरी जो कोटि थी वो गूढ़ और गंभीर कोटि थी। तो दो तरह की थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनकी शैली दो तरह की थी, जिसमें विस्तृत विवेचन भी मिलता था, यत्र तत्र विनोद भी मिलता था, गंभीर चिंतन भी हमको मिलता था। एक अनूठापन इनके निबंधों में हमको दिखाई दे। इसलिए हिंदी साहित्य में निबंधों के क्षेत्र में इनका एक बहुत ऊंचा स्थान, खास तौर से भारतेंदु युग में इनका स्थान बहुत ऊपर, बहुत ऊपर रखा जाता है। भट्ट जी का गद्य साहित्य नैमाक होकर के गद्य काव्य सा प्रतीत होता है। और ऐसा माना जाता है, अपने पहले भी चर्चा की थी, कि ललित निबंधों में, साहित्यिक निबंधों में भाषा निबंधों की काव्यात्मक होती है। तो ये श्रेय दिया जा सकता है कि निबंधों में काव्यात्मक भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग भट्ट जी ने ही किया था। और शैली में हम देखें और कौन कौन सी शैलियाँ थी, वो तो शैली थी उनकी लिखने की। अब जी निबंधों की जो शैली है उसमें वर्णात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने किया, विचारात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया, भावात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग भी इन्होंने किया। अब आते हैं इन्होंने क्या हमको दिया। हमने ऊपर इनकी रचना पढ़ी तो हम जानते हैं कि इन्होंने पत्र भी डाले, पत्र भी थे इनके, नाटक भी इन्होंने लिखे, काव्य भी इन्होंने लिखा, निबंध भी इन्होंने लिखा, उपन्यासकार भी ये रहे, अनुवादक भी ये रहे। तो इन्होंने शायद ही कोई ऐसा हिंदी का क्षेत्र उस समय रहा होगा जो इन्होंने नहीं लिखा होगा। इस कारण से इनकी तुलना अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध निबंधकार हुए हैं चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब की से इनकी तुलना की जा सकती है। अब इन पर, इनके तो व्यक्तित्व की बातें हमने कर ली, तो इन पर जो है कुछ किताबें भी लिखी गई थी इन पर खुद पर। वो किताबें भी हम जो है यदि जान सकें तो जान लें। आप अध्ययन करेंगे तो इनकी लिखी किताबों पर भी, इनके ऊपर लिखी किताबों पे भी, इन पे जो अध्ययन किया गया था, काफ़ी लोगों ने इन पर अध्ययन किया था, तो वो भी इन पर किया गया था। अब हम अपनी पुस्तक का जो लेखक रहा है उसके अनुसार बात करें तो इनके निबंध की भाषा जो है वो पूरी तरह से व्यवस्थित है और परिष्कृत है, जो मैं ऊपर पहले आपको बता चुका हूँ। प्रताप नारायण मिश्र से उसी समय के निबंधकार रहे हैं, उनसे जब इनकी तुलना की जाती है तो इनके जहाँ शब्द व्यवस्थित और परिष्कृत मिलेंगे भाषा, वहीं प्रताप नारायण मिश्र की जो भाषा काम में ली गई है वो ग्राम्य शब्दों का प्रयोग उनमें काफ़ी मिल जाता है। तो मुहावरों का प्रयोग है, भाषा दोष से प्राय इनके जो निबंध है वो मुक्त मिलते हैं, जो कि उस समय के जो निबंधकार रहे हैं उनमें हमको मिलती है। भाषा संबंधी कमियाँ भारतेंदु युग के निबंधकारों में मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर स्थानीय क्षेत्र से निकल कर के आए थे। स्थानीय क्षेत्र का उन पर काफ़ी अधिक प्रभाव था। इन्होंने आवश्यकता होने पे बाहरी भाषाओं का जो प्रयोग किया, उनके शब्दों का प्रयोग किया, संस्कृत भाषा का भी इन्होंने खुल के प्रयोग किया, आंचलिक शब्दों का भी जहाँ आवश्यकता हुई इन्होंने बिना झिझक के उनका प्रयोग किया। आज हम इतना ही जानेंगे। कल हम मन की दृढ़ता
पर जो इस निबंध आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें निबंध के जो संकलन करता है उन्होंने क्या लिखा है, वो इस निबंध के बारे में क्या सोचते हैं, उस पर चर्चा करेंगे और उसके अतिरिक्त कुछ अपनी तरफ से भी विचार उस पर रखते हुए आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और यदि फिर भी समय बचा तो इस निबंध की विशेषताओं को भी हम जान लेंगे। इसी के साथ आज का ये जो हमारा व्याख्यान माला का व्याख्यान है या आपसी संवाद है वो यहीं समाप्त होता है। तो आप एक प्रश्न लिख लिए कि बालकृष्ण भट्ट के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। इसी के साथ आज की बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।